हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गति के नियमों का, लॉज ऑफ मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। आप क्लास नाइन्थ में हैं और क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं कवर कर रहा हूँ। और गति के नियम मतलब लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, पुश क्या होता है, पुल क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी थी। आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन कवर करने वाले इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सिलेबस को कम्प्लीटली हम इसको पूरा करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ज़रा हम लोग आगे आज क्या है। ठीक है, तो कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कॉमन फोर्सेस वो जो एक्चुअल में एग्जाम्पल्स हैं उनके, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, पढ़ा था। ठीक है, कि फोर्सेस किस किस टाइप के हो सकते हैं, होते हैं। तो देखिएगा, एक तुम्हारा मस्कुलर फोर्स की अगर हम लोग बात करें, ये मस्कुलर फोर्सेस क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं मांसपेशीय बल। ठीक है, तो जो हमारे शरीर की मांसपेशियां, जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की, ये हम जब किसी बॉडी पर, किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो हमारी बॉडी से जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, है ना। और जैसे हम लोग कोई वजन उठा रहे हों या किसी को धकेल रहे हों या कुछ भी और काम कर रहे हों, तो इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं वो तुम्हारे कहलाते हैं मस्कुलर फोर्सेस। ठीक है, ये है। और ये हमें, ये फोर्स का कैसे हम लगाते हैं, जब हम लोग कुछ खाते हैं, है ना, तो एनर्जी आती है हमारे शरीर में, तभी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा पाते हैं। चलिए, उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था न्यूटन चाचा ने, है ना। तो न्यूटन चाचा जो थे ना, वो काफ़ी मतलब नामी साइंटिस्ट रहे हैं फिजिक्स में। और ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने बताया था, वो बैठे थे एक सेब के पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। एप्पल टूट के नीचे गिरा था और तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्थ हर एक बॉडी को नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अपनी ओर खींचती है। ये बात तो बहुत पहले से पता थी, मगर कितना फोर्स लगा के खींचती है ये नहीं पता था। और नो डाउट न्यूटन ने हमें ये भी बताया था। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे अर्थ हर एक बॉडी को अपने ओर खींच रही है, वो भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मगर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाओगे तो दूसरा प्लेनेट भी किसी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, तो वो भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस हर एक प्लेनेट पर अलग अलग होते हैं। और इवन ये भी है कि हर बॉडी पर अलग अलग फोर्स लगता है, डिपेंड करता है कि बॉडी का मास क्या है ना, कितने किलोग्राम की बॉडी है, तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा होता है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब कभी भी कोई भी बॉडी, जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर चलने की कोशिश करती है, फिसलती है, तो हमेशा वो बॉडी धीरे धीरे चलते चलते रुक जाती है ना। आपने देखा होगा। तो होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था गाड़ी को मूव कराने के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के कॉमन सरफेस में एक फोर्स लगता है, जो अपोजिट लगता है, पहली वाली जो बॉडी मूव कर रही है उस पर लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, मान लेते हैं जैसे ये टेबल है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई टेबल का सरफेस है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर ये टेबल का सरफेस है और ये तुम्हारा कोई भी इस तरीके का सरफेस है, यहाँ पर ऐसे करके, ए यूं करके। अब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है तुम्हारी, इस तरीके से ऐसे करके तुमने फोर्स लगाया इस तरफ इसको खींचने के लिए, मगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ ऐसे करके एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ये वाला जो फोर्स होता है ये हमेशा नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो है ना नीचे ग्राउंड, इस वाली बॉडी पर लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, मोशन के अपोजिट। ठीक है, तो यही वाला फोर्स जो होता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलिए, फिसलती हुई वस्तु पर आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा तुमसे कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस। देखो, एयर रेजिस्टेंस भी एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये एयर लगाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि जब कोई भी गाड़ी चलती है, जैसे है ना, जैसे मान लो कि कोई भी एक बॉडी, कोई मान लो ट्रेन है,
कोई ट्रेन है, ट्रेन का स्ट्रक्चर, अरे ट्रेन का स्ट्रक्चर इसीलिए आजकल ऐसे बनाया जाता है। मान लो ये कोई ट्रेन है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है, खूब तेजी से जा रही है ऐसे करके, ये ट्रेन है और खूब तेजी से जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हवाएं होती है ना, एयर, हाँ, ये जो एयर होती है, एयर इसके सरफेस पे इस पर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ, इसके एयर रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से हवाएं जो होती हैं वो इसके सरफेस पे रगड़ खाती हैं, रगड़ती हैं। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी इस तरीके से, जैसे ये बॉडी, ये मान लो ट्रेन है, ये तुम्हारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन तुम्हारा इस तरीके से लगेगा अपोजिट में, ठीक है। और ये कौन लगाता है, ये लगाता है तुम्हारा एयर लगाती है। तो ये एयर फ्रिक्शन ही एयर रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। एयर फ्रिक्शन ही एयर रेजिस्टेंस बोला जाता है, और इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा, जैसे चलती हुई कार है, अब पता है आपको, जितना आगे सरफेस एरिया अगर कम रखा जाएगा, आगे अगर बिल्कुल दीवार सीधी अगर कर दी जाती, मतलब इसका फेस बिल्कुल ऐसे होता, तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता। मगर इसीलिए इसको नुकीला बनाया जाता है बुलेट ट्रेन को आगे से, ताकि एयर रेजिस्टेंस कम लगे, है ना। चलो तो आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद में तुम्हारा नेट फोर्स, जब हम लोग बात करते हैं नेट फोर्स, एक्चुअल में इसको हम लोग कह सकते हैं टोटल फोर्स कितना है, ठीक है। किसी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो वो बॉडी किस तरफ मूव करेगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा सभी का टोटल कितना है, इफेक्ट जो होता है टोटल इफेक्ट, ठीक है। टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फोर्स, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो तुम्हारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे वो तुम्हारे कितने होंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम्हारा ये है तुम्हारा F3, ठीक है ना। एफ ये एफ नॉर्मल, एफ वेट, चलो मतलब ठीक है। हाँ, FH मान लेते हैं इसमें, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर, या F2 मान लेते हैं, F2, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम्हारा आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है उसमें से तो हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तुम्हारा यहाँ से F2 माइनस, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए इसमें घटा देंगे, तो जो नेट फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो इधर लगेगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा वर्टिकल फोर्स होता है, तो वर्टिकल फोर्स तुम्हारा, वर्टिकल इस पर कितना फोर्स लग रहा है वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स तुम्हारा, मान लो ये फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये फोर्स कम लग रहा है, नीचे की ओर इसका वेट काम करता है ना। वेट भी एक फोर्स होता है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा NF, ठीक है, माइनस FG, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा ऊपर की ओर नेट फोर्स ऊपर लगेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये तुम्हारा F वर्टिकल हो गया, और ये तुम्हारा F हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। F हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारे ये नेट फोर्सेस होते हैं, इनको बाद में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ा जाता है उसके तरीके होते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये तुम्हारे इस तरीके के जो फोर्सेस हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसे और भी आपको एग्जाम्पल्स आगे मिलेंगे, हम आपको आगे समझाएंगे जब किसी सवाल में ऐसा आएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके। चलो आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। हाँ, आगे की तरफ चलते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स, मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये तुम्हारा ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को आप मूव कराना चाह रहे हो इस तरफ, ठीक है, तो आप इस पर फोर्स इधर लगाओगे, मगर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन लगेगा आपको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब कभी भी कोई भी एक बॉडी, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फिसलती है आगे की डायरेक्शन में, तो बीच का जो कांटेक्ट सरफेस होता है उसी सरफेस पर फोर्स लगता है, मगर कहाँ, किस पर, पहली वाली नीचे वाली बॉडी ऊपर वाली बॉडी पर लगाती है, और ऐसे ही ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पर भी लगाती है। मगर जब हम पहली बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये आगे जा रही है, तो इस बॉडी पर, पहली वाली बॉडी मतलब ऊपर वाली बॉडी, ठीक है, अगर ये वाली बॉडी तुम्हारी आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन इस पर कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगेगा, ठीक है।
मगर इस बॉडी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये कहाँ जा रहा है, पीछे। तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी को देख रहे हैं कि कौन मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। किस पर, इसी पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा आगे के डायरेक्शन में, ये मैंने आपको बताया था। चलिए अब, हाँ ये तो तुम्हारे कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। अब यहाँ से शुरुआत होती है कहानी की। न्यूटन ने टोटल 3 फोर्स दिए थे, देखो तीन तीन लॉज दिए थे, ठीक है। न्यूटन ने बॉडीज को रेस्ट से मोशन में जाते हुए देखा, ठीक है ना। कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, वहां से उसने उसको गतिमान अवस्था में जाते हुए देखा, मोशन में जाते हुए देखा। और उसके बाद में मोशन से उसे रेस्ट में आते हुए देखा। मगर ये मोशन से रेस्ट में जाना और रेस्ट से मोशन में जाना, ये दोनों पॉसिबल कैसे हुए, जब दोनों दोनों टाइम पर फोर्सेस लगाए गए। क्या लगाए गए, फोर्सेस लगाए गए। मगर फोर्स की डायरेक्शन भी अलग अलग थी, क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशन में लाना है तो उसे धकेला गया, ठीक है, या खींचा गया। मगर जब चलती हुई गाड़ी को रोका गया तो अब उस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाया गया ताकि वो रुक जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से न्यूटन ने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि जब तक किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स ना लगाओ, तब तक वो बॉडी मोशन में नहीं आ सकती। ऐसे ही किसी चलती हुई बॉडी पर जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक लगाने का मतलब ही होता है फोर्स लगाना, मगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपकी गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ब्रेक लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्रेक लगाने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तब गाड़ी धीरे धीरे जा करके आगे रुक जाती है, ठीक है ना। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ यही दिया था कि कोई भी बॉडी हो वो हमेशा अपने उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में वो पहले से होती है। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब सिर्फ रेस्ट या मोशन नहीं है, बल्कि मोशन में एक और चीज है। मान लो पहले से ही कोई बॉडी चल रही हो, मान लो पहले से ही कोई बॉडी मूव कर रही हो, चल रही हो, दौड़ रही हो। मान लो चल रही है कोई बॉडी 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, है ना। तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। और अगर हम उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो बॉडी आगे चल करके रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था कि जब तक हम किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, उस बॉडी की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग 3 तरीके के ये जो लॉ हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ, अरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ, अरे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तुम्हारे सेकेंड लॉ हो गया। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में, तीनों लॉ हो गए न्यूटन के, ठीक है। मगर अब इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक चीज समझना जरा, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, ठीक है, और आपके ये पेपर में भी खूब पूछे जाते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखना, 9th में है, ठीक है। तो आप रास्ते में चलती हुई वस्तुओं को या मूव करती हुई बॉडीज को ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। ध्यान से देखा करो, समझा करो, क्यों मोशन कर रही है, कैसे चल रही है, कौन है जो इसे चला रहा है, कौन है जो इसे रोक रहा है ना, तमाम चीजें। चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं जरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स लग गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हाँ, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा सेम रहेगा, और वो यही है कि कह रहा है कि तुमसे, इट स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म फोर्स, और इन यूनिफॉर्म फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इससे अच्छा स्टेटमेंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो मैं अपने शब्दों में यहाँ पर लिखे देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके देखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's first law of motion, a body will always remain in the same state remain in same state as it was as it was until and unless an external force is applied, until and unless an external force is applied। ठीक है, कोई भी बॉडी उसी स्टेट में हमेशा रहना चाहेगी जब तक जिस स्टेट में वो है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। कोई बॉडी अगर चल रही है पहले से तो वो चलती ही रहना चाहेगी। मान लो कि अगर यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक अगर बीच में ऐसी सड़क बना दी जाए जिस पर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, 100% स्मूथ, तो किसी भी बॉडी को जो एक बार धक्का दे दोगे ना, वो वैसे ही चलती चली जाएगी, रास्ते में कहीं रुकेगी ही नहीं। क्यों क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो ये चीज है कहने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी, कोई कार है मान लेते हैं, ठीक है, कोई कार है कुछ इस तरीके से ऐसे करके, यहाँ पर कोई कार रुकी हुई है ऐसे करके, ये तुम्हारा कार का पहिया है, और यहाँ पर कोई बॉडी जो है ना, कोई कार इस तरीके से रुकी हुई है। ये कार तुम्हारी रेस्ट में है, ठीक है ना, हाँ, रेस्ट में है, कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया इस पर, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया। मगर जरा सोचो कि अगर हम लोग इस पर कोई भी फोर्स लगा दें, एक फोर्स इस पर हमने ऐसे करके लगा दिया, ठीक है ना, हाँ, इस पर हमने फोर्स लगा दिया, इसको हमने धकेल दिया, ठीक है, तो धकेल दिया तो ये अब तुम्हारी किस में आ जाएगी? अब ये तुम्हारी मोशन में आ जाएगी, ठीक है, अब ये तुम्हारी कार मोशन में आ जाएगी, ठीक है, हाँ। अब ये कैसे मोशन में आ जाएगी? ये इस तरीके से मोशन में गाड़ी चलने लगेगी। अब ये गाड़ी तुम्हारी चलने लगी, ठीक है, ये यू स्पीड आ गई, या इसमें जो भी कहो, ये मोशन में चलने लगी इस तरीके से, ठीक है ना, चलने लगी। अच्छा, मान लेते हैं जरा कि सपोज दैट इसकी स्पीड आ गई तुम्हें 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है, हमने इस पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया। अब कि हमने इस पर ऐसे करके फोर्स लगाया, एक मतलब एक एक बालक आ गया, एक बालक आ गया तो उसने ऐसे करके फोर्स लगा दिया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लगा दिया इसने, ठीक। तो धीरे धीरे जो गाड़ी होगी वो तुम्हारी किस में आ जाएगी? वो गाड़ी तुम्हारी जो है ना, वो तुम्हारी आगे चल करके रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में। इस तरीके से थोड़ी गाड़ी जो है ना, कुछ दूरी तक चल करके रेस्ट में आ जाएगी। तो ये वाला जो फोर्स होता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स। क्या बोलते हैं?
इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा ब्रेकिंग फोर्स होता है जो गाड़ी को रोकने के लिए लगाया जाता है मोशन के अपोजिट में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये गाड़ी तुम्हारी जैसे चल रही है, सपोज दैट ये गाड़ी तुम्हारी, एक बार हमने धक्का इसको दे करके छोड़ दिया, ठीक है। अब इस पर यहां से यहां तक मान लो सपोज दैट ये इस गाड़ी पर यहां पर अब कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, सपोज दैट यहां से यहां तक कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, तब आप एक चीज ये देखेंगे कि ये सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। हाँ, नो फोर्स, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, यहाँ पहियों में फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ से ये भी तुम्हारी देखो ना, ये तुम्हारी स्पीड भी इसकी सेम रहेगी, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब फोर्स नहीं लगाया गया तो रेस्ट में थी, तो वो रेस्ट में ही बनी रही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ मतलब कहने का ये है कि ये अभी यहाँ पर रेस्ट में है। ऐसे अगर हम इसका दूसरा डायग्राम एक तरीके से बना दें इसको ऐसे करके, तो ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि ये गाड़ी अभी मान लो यहाँ पर है, ठीक है। और हमने यहाँ से इसको एक टाइम दे दिया था, टाइम टी इज इक्वल टू समथिंग इतना इतना, ठीक है। हाँ, ये गाड़ी अभी रेस्ट में है, टाइम टी इज इक्वल टू 00 आवर, ठीक है ना। हाँ, तो ये 1 घंटे बाद भी ये ऐसे ही तुम्हें मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी ये, ठीक है। अगर ये हाँ इस तरीके से 01 आवर, ठीक है। हाँ, ये 1 घंटे बाद भी ये रेस्ट में ही रहेगी, कैसे, ये ऐसे ही रहेगी ऐसे करके, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है, जबकि टाइम तुम्हारा निकल चुका है। तो यही न्यूटन्स लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ यही बोलता है, ठीक है। कोई भी बॉडी हो तो वो हमेशा अपनी उसी स्टेट में रहना चाहेगी जिस स्टेट में वो है। इसकी ये स्टेट यहाँ पर देखो, जब ये रेस्ट में थी, ठीक है, अभी यहाँ पर ये रेस्ट में है, ठीक है। अब ये इसमें किस में आ गई, अब ये मोशन में आ गई, अब ये मोशन में आ गई। मोशन में क्यों आ गई, क्योंकि हमने फोर्स लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक बार मोशन में आ गई, स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। जब कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलती रहेगी, ठीक है। और अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, मोशन के अपोजिट, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स जो होता है दैट इज नथिंग बट द फोर्स अपोजिट टू द मोशन, ठीक है, फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू, हाँ, फोर्स अप्लाइड अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द मोशन, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। तो आई होप सो कि ये चीज तुम सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो बॉडी है जो रेस्ट में थी, रेस्ट में अभी भी है और खुद को अपनी स्टेट चेंज करने नहीं देना चाहती है। किसी भी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो गुण होता है, किसी भी वस्तु का ये जो गुण होता है, इसी को हम लोग उसका इनर्शिया बोलते हैं, उसका जड़त्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला जो टर्म है हमारा इनर्शिया, इनर्शिया हमारा वही चीज कहता है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जो डेफिनेशन है वो तुम्हारा यही कहता है, इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट to resist any change in its state of rest or of uniform force और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये तुम गायब कर दो यहाँ से, ठीक है। हाँ, स्टेट इन चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। हाँ, चेंज इन इट्स स्टेट, तो बस खाली ये लाइन आप इतनी ही आप अगर लिख दोगे अपने एग्जाम में तो आपको इतनी ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, चलो, तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया जो होता है वो किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, तो कितने किलोग्राम का है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है ना। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका इनर्शिया ज़्यादा वो ज़्यादा रजिस्ट करेगा अपनी बॉडी के स्टेट चेंज करने में। वो मान लो कोई छोटी भैंस है, हल्की भैंस है, उसको इजीली उठाया जा सकता है, भारी भैंस है वो जल्दी से नहीं उठेगी, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने जैसे कि बोला कि ये मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
और ये चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिख देते हैं कि प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, हाँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ आगे अगले पन्ने में, इनर्शिया मैं अपने आप लिख देता हूँ, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, inertia of a body depends upon mass. Depends upon mass. Greater the value of the mass, greater the value of mass, higher will be the inertia. Higher will be the inertia of body. The inertia of body. And it will change, and it will change its state ग्रेजुअली। देखो कोई भी बॉडी जो भारी होगी, ठीक है ना, उसके जिसका द्रव्यमान, जिसका मास जो होगा ना ज़्यादा होगा, वो अपनी स्टेट को भी धीरे धीरे ही चेंज करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इनर्शिया पे हमको ध्यान रखने वाले होते हैं। दूसरी चीज़, इनर्शिया जो होता है वो तुम्हारा एक रेस्ट का होता है और एक तुम्हारा मोशन का होता है। ठीक है, हाँ, तो इनर्शिया जो होता है एक तुम्हारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, हाँ, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप समझिएगा ये तीनों होते क्या क्या है। ठीक है, हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो मोशन में जाना नहीं चाहती है ना, वो अपने आप मोशन में जाना नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? वो इसी वजह से जाना नहीं चाहती क्योंकि वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कोई बस जब रुकी होती है कहीं पर और अगर पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं और अचानक से बस अगर चल पड़े, तो कोई भी इंसान जो होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है ऐसे करके, क्योंकि वो जिस पोजीशन पर था वो उसी पोजीशन में रहना भी चाहता है, उसका बॉडी उसी पोजीशन में रहना चाहता है, इसीलिए वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे पीछे की ओर ही जाना चाहता है। उसका जो निचला हिस्सा था जो बस से कनेक्टेड था वो आगे की तरफ मूव किया, मगर ऊपर की जो बॉडी थी वो जहाँ थी वो वहीं रहना चाहती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरी चीज़, जब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब ये है कि जैसे जब कोई बस चल रही है, मान लो बस मोशन में है, ठीक है, बस अगर मोशन में है और पैसेंजर्स खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, अचानक से ब्रेक लग जाए तो पैसेंजर्स आगे की डायरेक्शन में जाके झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी अभी मोशन में थी, उनकी बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में ही रहना चाहती थी, वो रेस्ट में अचानक से नहीं आ सकती है ना। इस तरीके के इनर्शिया को, इस बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और दूसरी चीज, अब हम लोग आते हैं जरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी बॉडी हो वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी वो उसी डायरेक्शन में मोशन करते रहना चाहती है, जब तक हम फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन चेंज ना कर दें। ठीक है ना, तो किसी भी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी उसी डायरेक्शन में मोशन करते रहना चाहती है, हम लोग उसकी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि जब बस में बैठा हुआ पैसेंजर जो चेयर पे बैठा है, सीट पे बैठा है, जब कोई बस वाला अचानक से मुड़ता है तो हम तुरंत बाहर की ओर ऐसे करके हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारी डायरेक्शन ऐसे थी,
अब अचानक से बस ने ऐसे कर दिया तो हम तो अपनी ओरिजिनल वही पोजीशन जाने की कोशिश करेंगे ना, इसी वजह से। तो इस तरीके की जो इनर्शिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 तरीके के जो इनर्शिया होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इनर्शिया के बारे में सबसे पहले बताया गैलीलियो, ठीक है ना। हाँ, गैलीलियो टोल्ड अबाउट इनर्शिया। तो एक चीज याद रखिएगा, गैलीलियो जो थे ना उन्होंने बताया था इनर्शिया के बारे में सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज न्यूटन ने अपने लॉज बताए थे, न्यूटन ने अपने लॉज बताए थे कि ऐसा होता है। मगर एक चीज और है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जो न्यूटन ने जो लॉ दिए थे उनमें से जो इनका फर्स्ट लॉ है वो एक्चुअल में इनर्शिया पर बेस्ड है। क्योंकि न्यूटन ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में बॉडी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, ठीक है ना। तो अब है क्या कि गैलीलियो भी यही बोलते हैं, कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज करना ही नहीं चाहती है बिकॉज उसमें इनर्शिया है, ये बोलता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो एक्चुअल में इनर्शिया के लॉ पर बेस्ड है। इसीलिए एक क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बनता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड अपॉन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इनर्शिया। Newton's first law of motion is based on law of inertia, law of inertia, ठीक। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये चीजें हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इन चीज़ों को मतलब याद करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये आप लोगों को याद रखने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं आगे के डायरेक्शन में। अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जरा हम लोग वो देखेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है ना। हाँ, एप्लीकेशंस पहला देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जब कोई, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था कि जब कोई बस अगर जा रही हो और अगर सडनली सडनली अगर वो ब्रेक लगा देता है, ठीक है ना, सडनली ब्रेक लगा देता है, तो पैसेंजर्स स्टार्ट इनसाइड फॉल ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनर्शिया ऑफ मोशन को बता रहा होता है ना। तो इस तरीके से दिस इज बिकॉज द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स इनिशियली मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू मूव द सेम वे, ठीक है। दूसरा तुम्हारा एग्जाम्पल है व्हेन वी हिट thus it loses its inertia of rest and moves but the dust in it remains। देखो एक्चुअली ये तुम्हारा हिट अब ब्लैंकेट, मतलब एक तरीके से समझो किसी ब्लैंकेट में, किसी ब्लैंकेट में ऐसे करके कोई ब्लैंकेट टंगा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके उसमें ब्लैंकेट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट धूल है, हमने डंडी मार दी। तो जब डंडी हम लोग अचानक से मारते हैं, कोई डंडा मारते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो तुम्हारा ब्लैंकेट है वो अचानक से मोशन में आ जाता है, मगर जो डस्ट पार्टिकल थे वो अचानक से मोशन में नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए डस्ट पार्टिकल और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया था, ठीक है ना। दूसरा है कि जब कभी भी पेड़ों को, कोई ट्री है, फल से लगे हुए पेड़ है, ठीक है, फल लगे हुए हैं किसी पेड़ पर, मान लो अमरूद लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, हमने उसकी टहनी को इस तरीके, उसकी ब्रांच को इस तरीके से हिला दिया तो फल नीचे गिर जाते हैं टूट के। उसका एग्जाम्पल भी सिर्फ यही है। एक्चुअल में जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं पौधे के डाली को, ब्रांच को, तो होता यह है कि वो तो मोशन में आ गया, मगर जो भारी भरकम फल लगा हुआ है वो अचानक से मोशन में नहीं आ पाता। जब वो मोशन में नहीं आ पाता तो डाली उससे अलग हो जाती है, या ये बोले कि फल खुद ही अलग हो जाता है। इसी तरीके से तुम्हारे फ्रूट्स अलग हो जाके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा उसी का एग्जाम्पल है। चलो, उसके बाद में तुम्हारा एक टर्म आता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मगर लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में अभी इतना ही, और लीनियर मोमेंटम कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
कोई डाउट हो तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और हम आपके उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर हो गई। और हाँ, ये हमारा जो है ना, ये हमारा सोशल मीडिया है, आप हमसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं और याद रखिएगा कि हाँ, ऐसे करके ये मेरा फेसबुक पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। मेरा इंस्टाग्राम, ये ERDR एक व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट रह रहा हो तो आप हमसे बता सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।